Hello, I welcome you all on Unacademy. Let's crack let's crack 10th CBSE. Let's crack 10th CBSE. My name is कविता चौधरी. मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन HRD में किया है. क्लियर्ड डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है. ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक है. अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो. अनअकैडमी हमें पता है इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं. सबसे पहले जो आपको करना है वो है गेट दी सब्सक्रिप्शन. आपको सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट्स की एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप अपने सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं. अब चलो मैडम ठीक है सब्सक्रिप्शन ले लेंगे पर हमें क्या मिलेगा. आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस. डेली लाइव क्लासेस होती है. अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे, कोई भी डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप इजीली हमसे पूछ सकते हो. स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जो कोर्स है वो आपका स्ट्रक्चर्ड है. इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें ऐड ऑन की गई है. रेगुलर बेसिस पे आपके लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपका जो ग्रोथ है वो कैसा है. अनलिमिटेड एक्सेस. अनलिमिटेड एक्सेस में अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे जिस चीज़ का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है. जैसे कि 10 CBSE की हम बात कर रहे हैं तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको सभी वीडियोस मिलेंगे. अगर आपने किसी भी रीज़न की वजह से अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं. ये हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं जो फ्री लाइव क्लासेस लेते हैं. ये हमारे कुछ एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी में. जो एजुकेटर्स हैं दे आर वेरी फ्रेंडली. आप कभी भी डाउट पूछिए, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस. जो सिलेबस है आपका वो बहुत ही मतलब कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में बनाया गया है. जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रखनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आगे सभी चीज़ों को ध्यान में रखे वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर अप किए गए हैं. अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको उसके अंदर ये सभी 5 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे. आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. ये तो है ना फायदेमंद. ये है अनअकैडमी लर्निंग ऐप. अब ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा. वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन. टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो. ये लिंक है, ये आप अपने URL में डालिएगा और आपको वहां पे ये अनअकैडमी का टेलीग्राम ऐप मिल जाएगा. यहाँ पे फिर जब आप ऐप मिलेगा तो वहाँ नीचे ऑप्शन होगा ज्वाइन का. तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है ज्वाइन को ऊपर. तो वहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी सब आपको प्रोवाइड की जाएंगी. अब चलो देखते हैं कि आपकी जो फीस है या सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट है वो कितनी होगी. अगर आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको इजीली 12,500 मिलेगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे पर मंथ है 1042. अगर आप देखें दिस अमाउंट इज़ वेरी नॉमिनल. और जो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे, मैं आपको मिलूंगी, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे वो आपको हर चीज़ डिटेल में बताएंगे. आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हो. और अगर आप मेरा प्रोमो कोड दैट इज 10%, सॉरी दैट इज कविता, तो अगर आप मेरा प्रोमो कोड यहाँ पे लिखोगे, यहाँ लिखा है हैव अ रेफरल कोड, तो यहाँ पे आप मेरा नाम लिख देना और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा. एडिशनल 10% डिस्काउंट अगर आपको मिलेगा तो आप देखिए यहाँ आपकी पर मंथ हो जाएगी 938 दैट इज 11250.
ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स के वीडियो। यहाँ पे मैं आपको, जैसे आपका चैप्टर ये ख़त्म हुआ, यहाँ पे इस चैप्टर में जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे, ये आपको वन लाइनर्स में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, ताकि आपको अगर ये आपको सारे टर्म्स क्लियर होंगे तो जब आप आंसर्स पढ़ोगे, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमने आंसर पढ़ना स्टार्ट किया, शिट ये पढ़ रहे थे, माय गॉड इसका मीनिंग क्या है, चल बाद में देखता हूँ, तो वो आपका रह गया, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या हो गया, कम हो गया वहां पे। क्यों? बिकॉज एट द सेम पॉइंट आपको उसका मतलब ही नहीं पता था। तो जब आप लॉन्ग आंसर्स करोगे या कोई भी 3 मार्क्स के आंसर्स करोगे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। वैसे मैंने वीडियो में सब चीज़ बताई है, जिसो जो इससे पहले हमने इस चैप्टर का डिस्कशन किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। पर मुझे फिर भी ऐसी नीड लगी कि जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसके बारे में अगर आप जानोगे तो जब आप वापस पढ़ोगे तो वो बार बार रिपीट होगा, उसका रिवीजन होगा, तो वो टर्म्स लाइफ टाइम आप याद रखोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। आई होप इस वीडियो को कितने, कम से कम 500 लाइक्स तो मिलने ही चाहिए। लेट्स सी टारगेट पूरा होता है कि नहीं। आई नो हो जाएगा, इट विल टेक टाइम बट आई नो हो जाएगा। ओके, जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स में जो सबसे पहला टर्म है वो है रिसोर्स। ऑब्वियसली अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, तो रिसोर्स का तो हमें मतलब पता होना ज़रूरी ही है। अब देखते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources। अब resources क्या होते हैं? resources वो होते हैं जो हमारे पास environment में पहली बात तो मिलते हैं, ठीक है, और हमारी जो needs है, हमारी जो नीड्स मतलब, आई नो आपको नीड्स पता होगा, जो हमें चाहिए, जो हमारी नीड्स है, उसे क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं। और ये जो रिसोर्सेस है ये कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। मतलब अगर आप इसमें कुछ काम करो या कुछ भी ऐसा हो, तो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करनी है आपको उन रिसोर्सेस के लिए, तो वो आपके पास होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी नीडेड टू यूज़ द रिसोर्सेस, जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए आपके रिसोर्सेस को यूज़ करने के लिए, वो वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। फिर है आपका इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। जैसे कि हमने देखा है, अगर हमारा एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, चलो मैं एक अच्छा सा फ्रेंड बनाती हूँ। एक्चुअली पता है मुझे ज़्यादा ड्राइंग नहीं आती, बट फिर भी मेरे को आप लोगों के साथ अच्छा लगता है कुछ कुछ ड्रॉ करना। ठीक है, ये हम एक अच्छा सा आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, ओके। ओ शिट, ज़्यादा हाथ हो गए ना, ठीक है सॉरी। इतने तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक पे और ये एक हमने कर दिया ऊपर, मतलब ही इज डांसिंग, ये आपका फ्रेंड है, ही इज ऑलवेज वेरी हैप्पी। तो आपको इसको क्या देना है, एक इसका बर्थडे आ रहा है, आपको इसको गिफ्ट देनी है। गिफ्ट देनी है तो इसको आपको देनी है टी शर्ट, ठीक है, आपको टी शर्ट देनी है। तो टी शर्ट कितने की आएगी, टी शर्ट आएगी अच्छी दोगे तो ऑब्वियसली वो आएगी 500 की या 700 की। तो आपने गिफ्ट आपको देनी है अपने फ्रेंड को, बट आपके पास पैसे नहीं है। बट मार्केट में टी शर्ट्स तो बहुत है, रिसोर्स बहुत है, बट क्या नहीं है आपके पास, इकोनॉमिकली आप फिजिबल नहीं हो, आपके पास इतनी इकोनॉमी नहीं है कि आप ये टी शर्ट, ये रिसोर्स को ले सको। इसीलिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो सबसे पहले हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए सबसे पहले कि हम उसे, अगर रिसोर्सेज की जो ज़रूरत है उससे हम कैसे अपने काम के लिए निकालें, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। फिर इकोनॉमिकली फीजिबल, हमारे पास इनफ मनी होनी चाहिए कि हम उस टेक्नोलॉजी को खरीद पाएँ या जो रिसोर्सेज से हम उसका बेनिफिट ले पाएँ। अब रिसोर्सेज टी शर्ट है हमारे पास, बट हमारे पास क्या नहीं है, इकोनॉमिकली हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास तो चलो 300 रुपये है, तो अब 300 रुपये में तो हम इतनी अच्छी टी शर्ट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ये छोटा सा एग्जाम्पल है,
तो आपको पता रहेगा इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब होता है कि आपके पास इतने पैसे भी होने चाहिए कि आप इस टेक्नोलॉजी का अच्छे से एक्सट्रैक्ट, इससे अच्छे से चीजें इससे निकाल पाओ। नाक रह गई। ओके। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेस, मतलब जो कल्चरी वहाँ के जो लोग हैं या जो रिसोर्सेस है वो लोगों उसे एक्सेप्ट भी करने चाहिए। जैसे कि अगर आपको एक कहीं से अगर आपको कोई रिसोर्सेस है, अगर आप उसे एक्सट्रैक्ट करते हो, काम अपना निकालते हो उन रिसोर्सेस से, बट वो रिसोर्सेस की वजह से पॉल्यूशन है वो 80% इंक्रीज हो रहा है। ओके, 80% ये रिसोर्स की वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो क्या वहां के लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी। अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी तो ऑब्वियसली उनकी एक जो जीने की जो ईयर है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर आप जब रिसोर्सेज की बात करो तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि रिसोर्सेज एनवायरमेंट में मौजूद होते हैं, वो हमारे नीड्स को फुलफिल करते हैं, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए, और कल्चरली वो एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। जब ये सारी चीज फुलफिल हो जाती है तब उस चीज को हम कहते हैं रिसोर्स। ओके। नाउ बायोटिक। बायो मतलब होती है आपकी लाइफ। जब आप लाइफ के बारे में पढ़ते हो, ओके, तो अब हम देखते हैं बायोटिक। ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर से हमें मिलता है, एंड हैव लाइफ, उसके अंदर लाइफ है। और वो कौन कौन से लोग हैं? सच एज ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं मतलब इंसान, हम। फ्लोरा। फ्लोरा क्या है मैडम? ये तो किसी का नाम है। नहीं नहीं, ये किसी का नाम नहीं है, ये नाम है आपके फ्लावर्स का। फ्लोरा मतलब होते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स भी लिविंग बींग्स हैं, है ना, उनमें भी जान होती है। आज एक छोटा सा रोज का कली था, इतना सा, ओके, ये इतना सा था, बट जैसे जैसे उसको पानी मिला तो ये क्या हुआ, ये ग्रो हुआ। तो ये ग्रो हुआ तो फ्लावर्स के अंदर भी क्या है, एक मतलब लाइफ है उसके अंदर। सेकंड है फोना। फोना मतलब आपके एनिमल्स। फोना मतलब ये है एनिमल्स। फिशरीज हो गए, लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक्स होते हैं आपके कैटल हो गए, जो बुलक कार्ड्स होते हैं, काओ, बफेलो, गोट, ये सारे आपके लाइव स्टॉक है, ये भी जिंदा है। ठीक है। ओके, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऑप्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, ह्यूमन बींग्स, इनके अंदर क्या होती है, लाइफ होती है। ह्यूमन बींग्स जैसे कि फ्लोरा, फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। अब आज नया वर्ड मुझे पता आपने ये सीखा बेटा, ये वर्ड ही आप ऑलमोस्ट हर बार प्लांट्स और एनिमल्स यूज नहीं होते हैं, बहुत जगह आपको फ्लोरा और फोना वर्ड है वो यूज किए जाते हैं। तो मुझे पता है, अब आपको समझ में आ गया। फ्लोरा, फ्लोरा फ्लावर, फ्लोरा फ्लावर, पता चल गया फ्लोरा से फ्लावर है, और फोना मतलब एनिमल्स। नाउ एबायोटिक। एबायोटिक वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें जान नहीं होती है, मतलब जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है, जैसे कि वाटर। अगर आपने यहाँ एक, अरे यार, ये पानी का ग्लास है, आपने यहाँ 3 दिन रखा, तो क्या ये ऐसे बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। बट ये एक रिसोर्स है, ये हमारे काम आता है ना। बट ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसके अंदर कोई जान नहीं है, वो बढ़ेगा नहीं।
तो इस स्लाइड में हमने देखा रिसोर्स देखा, बायोटिक देखा, एबायोटिक देखा। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग, एबायोटिक मतलब वो रिसोर्सेज जिसमें जान नहीं होती है। अब आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। वापस रिन्यूएबल मतलब वापस रिन्यू करना। द रिसोर्सेस विच कैन बी रिन्यूड or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable resources. रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ये वो रिसोर्सेज होते हैं कि अगर एक बार ये खत्म हो गए तो आप इसे वापस क्या कर सकते हो, वापस ला सकते हो। जैसे कि अगर आपने एक बार प्लांट्स को काट दिया, ठीक है, अगर आपने प्लांट्स को काट दिया तो क्या आपको वापस प्लांट्स नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। ओके, सोलर हो गया, आज आपने सनलाइट यूज कर ली पूरी तो कल नहीं मिलेगी? मिलेगी। ओके, तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपको वापस रिन्यू हो सकते हैं। अब रिन्यू हो सकते हैं इसका मतलब ये नहीं, जैसे कि वाटर हो गया, हमें मिल जाता है, आज हमने वाटर यूज किया तो ऐसा थोड़ी है कल हमें पानी नहीं मिलेगा, नहीं, हमें मिलेगा, बट फिर भी हमें उसका सावधानी से उपयोग करना चाहिए। फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये रिसोर्सेस जो क्या हो सकते हैं, वापस रिन्यू नहीं हो सकते हैं। अगर रिन्यू होंगे तो इट टेक अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको वापस आने में। जैसे कि पेट्रोल, क्रूड ऑयल ये जो होता है तो ये एनिमल के डिकम्पोजिशन से होता है। तो अगर एनिमल मरा तो मिलियंस ऑफ ईयर, हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसे सड़ने में, डिकम्पोज होने में, फिर जाके हमें क्या मिलता है, क्रूड ऑयल और ये सब मिलता है। इसीलिए नॉन रिन्यूएबल क्या है, ये मिलेंगे बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो आपको इन रिसोर्सेस को तो बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, ये आपका घर है, ये कोई शॉप है, अगर आपको कुछ लाना है तो ऐसा थोड़ी है कि हाँ भाई चलो बाइक निकाली और मैं लेके आऊं, नहीं। आपको कैसे जाना चाहिए, आपको वैसे वापस मैडम वही बॉय बनाएगी, आपका फ्रेंड ही बनाएगी। ये देखिए, ठीक है, तो क्या होगा, वो फ्रेंड यहाँ मतलब फ्रेंड मतलब आपको क्या करने चाहिए, यहाँ से अगर आपको शॉप से कुछ लाना है तो आपको वॉक करके जाना चाहिए। वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर है तो वॉक करना चाहिए, अगर थोड़ा दूर है तो यू शुड यूज साइकिल्स, बिकॉज साइकिल्स कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। एज वी नो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलो या प्राइवेट रिसोर्सेज बोलो, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्राइवेटली कोई इंडिविजुअल उससे रखता है। जैसे कि हमने हमारे वीडियो में एग्जांपल देखा था, घर हो गया, हाउस हो गया, कार हो गई, कोई प्रॉपर्टी हो गई, ये सारी। घर अभी पूरे गांव के नाम पे तो नहीं होता, किसी एक या ज्यादा से ज्यादा दो, तीन, मतलब जो लिमिटेड लोग होते हैं उनके ही नाम पे होता है, ज्यादा लोगों पे तो घर भी नहीं हो सकता। तो ये आपका है इंडिविजुअल रिसोर्स, मतलब ये ओन्ड करता है प्राइवेटली। प्राइवेटली जो इंडिविजुअल्स है ये उन्हें ओन करता है। ओके, ओन्ड बाय प्राइवेट, प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, ये चीज बिलोंग करती है एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्टिकुलर इंसान को, इसीलिए इसे इंडिविजुअल। अगर आपको ऐसा पूछा जाए इंडिविजुअल रिसोर्सेज इज ऑल्सो नोन एज, तो आप इजीली बोल सकते हो प्राइवेटली रिसोर्सेज, आपका ऐसा ऑप्शन डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ पीपल उसे यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, जैसे कि रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जैसे कि कम्युनिटी हॉल्स होते हैं,
ओके वहां पे अगर सपोज जैन हो गया या कोई भी कम्युनिटी के लोग हो गए, अगर उनका कोई फंक्शन है, वो हॉल है, तो वो अपने ही लोगों को देंगे। तो वो जो रिसोर्स है वो बिलोंग करता है एक कम्युनिटी के लोगों को। आप जैन हो तो ऑब्वियसली आप यूज कर सकते हो, सपोज मैं हूं तो मैं जैन नहीं हूं, मैं जाट हूं, तो मैं उसे यूज नहीं कर सकती हूँ। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये एक पर्टिकुलर किसके, एक कम्युनिटी, एक ग्रुप के बेसिस पे, मतलब एक ग्रुप में ही है जो ये रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। हर कोई इंसान इसे यूज नहीं कर सकता है, एक कम्युनिटी के लोग ही उसे यूज कर सकते हैं। इसीलिए लेके एक्सेसिबल बाय ओनली द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी के मेंबर्स है या जो उस कम्युनिटी में आते हैं वो ही लोग उस रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। नेशनल रिसोर्सेज, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे खुद की कंट्री में हो, हमारे नेशन में हो। रोड्स, रेलवे, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी इनफैक्ट नेशन की प्रॉपर्टी है क्योंकि वो हमारे कंट्री में है। तो ऐसी जो सारी चीजें हैं, ऐसी जो सारी है वो है आपकी नेशनल रिसोर्सेज। और हमने देखा था कि अगर आपका ये इंडियन ओशन का है, मैप है, तो यहाँ से कितना 200 एनएम, दैट इज न्यूटिकल माइल्स, ये जितना पार्ट है ये ही इंडिया के अंदर पूरा आएगा, इसके बाद वाला नहीं आएगा। ठीक है, न्यूटिकल माइल्स, इट इज अ यूनिट, ये एक यूनिट है जो मेजर करता है डिस्टेंस कहाँ पे, आपके सी में। ओके, समुद्र में अगर आपको डिस्टेंस पता करना हो कि कितना डिस्टेंस है, तो वो यूनिट आप कौन सी यूज करोगे, आप यूनिट यूज करोगे न्यूटिकल माइल्स। तो 1 nm क्या है, 1 nm है 1.85 किलोमीटर। ओके, अगर आपको एनएम का फुल फॉर्म पूछ लिया तो, या फिर आपको ऐसा पूछ लिया न्यूटिकल माइल्स क्या होती है, तो यू शुड नो इट इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इन द सी। अगर आपको सी के अंदर डिस्टेंस को मेजर करना है, पता करना है, तो आप किलोमीटर्स यूज नहीं कर सकते, आप यूज करोगे न्यूटिकल माइल्स। और ये जो न्यूटिकल माइल है, वन की वैल्यू क्या है, 1.85 किलोमीटर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिसोर्सेस, द ओशनिक रिसोर्सेस बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स। जैसे कि हमने देखा यहाँ से 200 तो चलो हमारा ही है, वो मतलब वो आपका हो गया नेशनल। इसके बाद अगर आप कोई रिसोर्स को यूज करना चाहते हो तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल रिसोर्सेस। द ओशनिक रिसोर्सेस बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जोन को इंक्लूड करके, जो पूरा 200 वाला है उसको इंक्लूड करके, ऑफ अ कंट्री, ठीक है, एक कंट्री का, देन इट इज नोन एज इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तब उसे क्या बोला जाता है, उसे इंटरनेशनल रिसोर्सेस बोला जाता है। पोटेंशियल, तुझ में बहुत क्षमता है, तू कर सकता है, ये हमने सुना है। ऑब्वियसली अभी आप देखिए, आपका 10th में जैसे कि हमने देखा बहुत सारे सिलेबस आपके कम हुए हैं। कम हुए हैं मतलब नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो गए, चैप्टर्स कम हो गए तो आपको पढ़ना कम पड़ रहा है। तो आप अगर पहले 10 चैप्टर पढ़ते थे तो अभी आपको सिर्फ 5 पढ़ने पड़ रहे हैं। तो मतलब कितने चैप्टर्स कम हो गए, 50% चैप्टर्स आपके कम हो गए। तो दिस इज द बेस्ट टाइम बेटा कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड्स में स्कोर कर सकते हो। इसीलिए मैं हर चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि उस चैप्टर से अगर कुछ भी आए तो आप इजीली उसे आंसर कर सकते हो। आपको ये टेंशन ही नहीं, हाँ ये कविता मैडम का लेक्चर मैंने देखा था, बस इस चैप्टर से सब मेरे को कुछ भी आए मैं आंसर दे ही दूंगा। और अगर आप पूरे जो वीडियोस है उसे फॉलो करोगे, फर्स्ट से लेके आपके लास्ट तक, जो भी बोर्ड्स तक के लास्ट है, डेफिनेटली आपको 90 अप आ ही जाएंगे। मैं आपको सब कुछ कवर करा दूंगी, कुछ भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको फिर बाकी रहेगी। एमसीक्यूज बस आप वन लाइनर्स मेरे लाइव सेशंस में आइएगा, हम
लाइव सेशंस में मैं आपको सारे वन लाइनर, सभी वन लाइनर जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब मैं आपको करवाऊंगी। और आपने देखा था सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी बहुत नॉमिनल है, अगर आप ले लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, अगर कुछ अभी कम टाइम है तो आप 6 महीने की ले सकते हो, बट एटलीस्ट अगर आप लोगे तो आपको सभी चीज़ें डिटेल में अच्छे से मिलेगी। आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, सब चीज़ आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट्स नहीं रहेगा आपके बोर्ड्स तक। एसएस के पेपर के मेरे हिसाब से कोई मैं आपको टेंशन होने ही नहीं दूंगी है। सेम वे पोटेंशियल रिसोर्सेस, अब पोटेंशियल रिसोर्सेस में क्या होता है, रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन द रीजन, हमारे रीजन में तो है बट उसे अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। ठीक है, हमारे पास है बट उसे क्या नहीं किया गया है, पूरा अच्छे से यूज नहीं किया गया है। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल लोगे पोटेंशियल रिसोर्सेस का तो आपको पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है, आपके इसमें भी दिया है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को हम बहुत और तरीके से यूज कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी भी वैसे अभी धीरे धीरे चालू हुआ है, पर पूरा अच्छे से मतलब उसका हर जगह वो फायदा शुरू नहीं हुआ है। वेस्टर्न घाट्स ऑफ, सॉरी, राजस्थान एंड गुजरात के जो कुछ पार्ट्स है वहां पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलर राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। वहां पे राजस्थान और गुजरात में आपको क्या मिलेगा, विंड और सोलर एनर्जी बहुत इजीली आपको मिल जाएगी, बट उनको यूज कैसे करना है ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से, वो अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है। मतलब जो चीज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। वो चीज क्या हो रही है, वेस्ट हम ये नहीं बोल सकते खराब कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं, बट यस आज अगर कोई चीज हमें पता है सोलर से हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो हाइड्रो, सॉरी मैंने यहाँ गलती से हाइड्रो बोल दिया था, सोलार बोल रही थी मैं। तो सोलार अगर हमें पता है कि हाँ भाई हम सोलार पैनल्स जो अभी अभी स्टार्ट हुए इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी से विंड से भी हम विंड मिल यूज़ करके बहुत सारी एनर्जीज ऐसी है जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। चीज़ें हैं हमारे पास वेस्टर्न, जैसे कि हमने वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ आपका राजस्थान गुजरात, यहाँ पे क्या आपको सोलार बहुत स्ट्रांग मिलेगा, विंड बहुत स्ट्रांग मिलेगी, बट उनको उन रिसोर्सेज को हम मैक्सिमम यूज कैसे करें। पोटेंशियल बोलते हैं तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तू कर सकता है, तो बस ये वही है, पोटेंशियल बहुत है, चीजें बहुत है, बट वो यूज हो नहीं पा रही है। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन, एक रीजन में वो आपको आसानी से मिल जाते हैं बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ओके, next, developed resources. These are those resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for its utilization. Quality, quantity सारी चीज़ें उसके सर्वे किया गया है, ध्यान में रखा गया है और उसे हम यूटिलाइज कर भी रहे हैं। Development of resources depend on technology and level of feasibility. मतलब कि ये जो है ये आपको पॉसिबिलिटी, फिजिबिलिटी मतलब ये है आपकी पॉसिबिलिटी। तो डेवलप में क्या होता है कि आपके पास रिसोर्सेस तो है, आपको यूज कैसे करना है वो सब आपको पता है, पर वो पॉसिबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स किस पे डिपेंड करता है, आपके टेक्नोलॉजी वहां पे होनी चाहिए, इतनी पॉसिबल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो उसे और अच्छे से यूज कर सकें। देखिए, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर इस यूटिलाइजेशन। हमें पता है कि हाँ ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, बट द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द फिजिबिलिटी। जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है और फिजिबिलिटी में पॉसिबिलिटी कितनी है वो चीज़ करने की, उस पर वो डिपेंड करती है। तो इस स्लाइड में हमने देखा इंटरनेशनल में आपको देखना है कि 200 नॉटिकल माइल्स को इंक्लूड करके, मतलब उतना इंक्लूड करके उसके बाद का जो भी एरिया होता है वो आता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेस में। पोटेंशियल, आपके अंदर पोटेंशियल है, मतलब चीज़ें हैं आपके पास, बट वो आपको अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं मिली, ऐसा मौका नहीं मिला कि आप उसे पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर सको। और डेवलप्ड हमने अभी ही देखा
आपने सर्वे किया, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ देखा कि हाँ भाई ये चीज़ हम इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं, बट आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी वहाँ वैसी है कि नहीं, वैसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। दैट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो आपके डेवलप्ड है, बट वैसी टेक्नोलॉजी का होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक। स्टॉक, मेरे पास तो यार स्टॉक में चॉकलेट्स पड़ी है बहुत सारी। Materials are present in the environment but did not used due to lack of technology। वापस हमारे पास मटेरियल्स तो स्टॉक में है, बहुत सारे मटेरियल्स है, बहुत पानी है, बहुत हवा है, सोलर तो है ही है। तो जो चीज़ें हैं हमारे पास एनवायरमेंट में वो बहुत ज़्यादा है, स्टॉक में है, बट हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि हमने पोटेंशियल में भी देखा, डेवलप में भी देखा, स्टॉक में भी हम सेम चीज़ देख रहे हैं कि आपके पास जो चीजें हैं वो स्टॉक में है, जो रिसोर्सेस है वो स्टॉक में है, बट वो टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास कि आप उसे कैसे मैक्सिमम तरीके से यूज कर सको। रिजर्व्स, रिसोर्सेस विच कैन पुट इनटू यूज, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम यूज में डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास, उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि वाटर, आपके इसमें दिया है कि वाटर हमारे पास बहुत है, यस, रिवर में पानी बहुत है हमारे पास, बट हम इस पानी को और कैसे यूज करें, और एक्स्ट्रा तरीके से कैसे यूज करें। ज्यादातर पानी, रिवर का जो पानी होता है वो एग्रीकल्चर में और इन सब में ही जाता है, इरिगेशन फैसिलिटीज में, इन सब में। तो आप उसका अल्टरनेटिव कैसे यूज कर सकते हो और एक्स्ट्रा कैसे यूज कर सकते हो। पानी से ऑब्वियसली आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। रिजर्व्स में आपके पास जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा है, आप अभी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे यूज भी कर रहे हो, बट देयर हैज नॉट बिन येट स्टार्टेड। कुछ पार्ट ऐसा है जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से जितना हमसे हो रहा है, इरिगेशन से हम रिवर का पानी यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, बट उसका अल्टरनेटिव भी कोई यूज करना है हमें। ओके तो वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। डोंट वरी, धीरे धीरे इंडिया सोच रही है, स्मार्ट हो रही है, बहुत सारी चीजों का इन्वेंशंस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशंस हो रहा है जिससे हम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज कर पा रहे हैं। इट विल टेक टाइम बट हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ों का एटलीस्ट मतलब पता होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे आपको रहेगा रिजर्व ये क्या है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्ट होगा। जब आप क्वेश्चन याद करोगे, आंसर याद करोगे, तो आपको डिफिकल्ट रहेगा कि उसको मैं कनेक्ट कैसे करूं। पर आपको टर्म्स अगर पता होंगे तो आप इजीली उसे कनेक्ट कर सकते हो। अब आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है कि आप आज जिन रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हो वो आप इस्तेमाल करते रहो, बट ऑब्वियसली बट आगे जाके वो फ्यूचर जनरेशन को खराब ना करे या उनके लिए ना बचे। जैसे कि अभी आप देखिए पेट्रोल कितना ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग सिग्नल पे भी खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, बाइक कार सब क्या रखते हैं, चालू रखते हैं। कितना पेट्रोल वेस्ट होता है। तो अगर हम अभी ही इतना पेट्रोल वेस्ट करेंगे, आप बोलोगे मैडम अभी वापस कौन किक मारेगा, अभी चलेगा 2 मिनट, 2 मिनट ही तो है, 1 मिनट ही है, तो चल निकल जाएंगे ना, उसमें क्या नहीं। बट ऐसे बेटा आप कितनी बार सिग्नल पे रुकोगे, कितने रोज बाहर जाओगे। अभी तो कोरोना है चलो नहीं जा रहे, बट बाद में जाओगे तो कितनी बार आप उसको कंटिन्यू रखोगे रखोगे, तो कितना ज्यादा पेट्रोल खराब हो रहा है। इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा यूज़ होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतना कंट्री को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा मतलब उतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी लैंड से या कहीं से माइनिंग करके या जो भी है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप आज जो रिसोर्सेस का फ़ायदा उठा रहे हो, ऑब्वियसली अगर मैं किसी रिसोर्स का फ़ायदा उठा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ वो मेरे बच्चे भी उठाए, जो आगे की जनरेशन है वो भी उठाए। तो इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। जो आपकी डेवलपमेंट है वो अगर ज़्यादा नहीं हो तो वो आपको कम भी नहीं करनी है।
देखिए, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। अगर कुछ भी डेवलपमेंट भी होती है तो वो एनवायरमेंट को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई लैंड खराब हो रहा है, पानी पॉल्यूट हो रहा है, हमें तो सब मिल रहा है, नहीं। एनवायरमेंट को आपको डैमेज किसी भी तरीके से नहीं करना है। एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट, और जो डेवलपमेंट अभी प्रेजेंट में, सबसे पहले तो अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको एनवायरमेंट को डैमेज नहीं पहुंचाना है कि हाँ भाई चलो अगर मैंने पानी पॉल्यूट कर दिया, एयर पॉल्यूट कर दी, तो मैं ये चीजें लोगों के लिए बना सकता हूँ। नहीं, ये क्या करे, आप ये चीजें नहीं बना सकते हो। हमें पता है ह्यूमन तो बहुत ग्रीडी होते हैं, लालची। ओके, पर हमें हमारा ग्रीड नहीं देखना है, हमें देखना है एनवायरमेंट का। गांधी जी ने बोला था, यस, there is enough for everybody's need but not for anybody's greed। सबके लिए है हमारे पास, अगर कोई लालचीपन दिखाता है तो उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम जीरो हैं अगर आप लालच दिखाओगे तो। सेम इसमें आपको ये दिया है कि अगर आप एनवायरमेंट से कोई चीज ले रहे हो तो उसे डैमेज नहीं करना है। एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट, इन प्रेजेंट अगर डेवलपमेंट कर रहे हो should not compromise with the needs of future generation। फ्यूचर के जनरेशन के जो बच्चे हैं या जो भी आने वाली जनरेशन है उनको किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ओके, जैसे आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले मिलती थी आज नहीं मिलती है हमें इतना इजी। पहले पेट्रोल कितना सस्ता था और अब आप देखिए कितना ज्यादा महंगा हो गया है। तो आप अगर कोई भी डेवलपमेंट करो या कोई भी चीज करो तो वो हमेशा याद रखेगा कि हमारी वजह से फ्यूचर हमारा खराब ना हो जाए। आई होप आपको पता चल गया होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है। कंजर्वेशन, कंजर्व मतलब किसी चीज को बचाना। अगर मेरी कोई फेवरेट टी शर्ट है या मेरी कोई फेवरेट चीज है तो हम कैसे लोगों से बचा के रखते हैं कि नहीं हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, सेम वे कंजर्वेशन हमें क्या, हम पूरे अर्थ को, पूरे प्लैनेट को ध्यान में रख के हमें क्या करना है, टू प्रोटेक्ट दी प्लांट, एनिमल्स एंड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स फ्रॉम डैमेजिंग। बिल्डिंग्स को भी, अभी ताजमहल इंडिया में 10 है, नहीं भाई एक ही बहुत है, एक ही है। और आप देखिए फिर भी लोग जाते हैं उस पे कुछ 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 लिख के आते हैं, क्या भगवान जाने क्यों लिखते हैं। तो हमारी वजह से हम तो नहीं बना पाए, बट एटलीस्ट जिन्होंने बनाया है उसे तो हम डैमेज ना करें, उसे तो प्रिजर्व करके रखे। इंडिया का हेरिटेज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंडिया तो अपने हेरिटेज के लिए ही इतना जाना जाता है। तो कंजर्वेशन में हमें क्या करना है, हमें प्लांट्स को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है, मतलब फ्लोरा फौना, फ्लोरा आपके प्लांट्स, फौना आपके एनिमल्स। ओके, टू प्रोटेक्ट द प्लांट, एनिमल्स एंड इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग फ्रॉम डैमेजिंग। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मतलब जो हेरिटेज है इंडिया का। बिल्डिंग तो वैसे कोई भी खराब नहीं करनी चाहिए, कोई भी पब्लिक प्लेस हो या कुछ भी हो। लोग तो पता नहीं क्या क्या ताजमहल पे लिख के आते हैं, कहीं कोई भी दीवार दिखी ने श्लोक शुरू हो गए। नहीं, आपको किसी भी चीज को डैमेज नहीं करना है, आपने वो चीज नहीं बनाई है। तो अगर आपने वो चीज नहीं बनाई है तो आपको हक भी नहीं है कि आप उस चीज को डैमेज करो। क्यों पता है, अगर सपोज अगर आपने डैमेज कर दिया, ठीक है, तो यू नो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, पैसे, मनी कितना ज्यादा लगता है उस चीज को सही करने में। तो जो पैसे अगर हम इन हेरिटेज वाली चीजों पे या मॉन्यूमेंट्स पे हम लगाएंगे, वो पैसे हम हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे। अगर लोग जाके वहां गलत नहीं लिखेंगे या उसे डैमेज नहीं कि जहाँ बोलते हैं स्पिटिंग हियर इज नॉट अलाउड, तो वहां लोग थूक देते हैं, व्हाट इज दिस। तो ये सारी चीजें बेटा हमें ध्यान में रखनी, अगर कोई करता है तो भी आपको उसे रोकना है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप एक बार ये करके देखो और आप देखना आपको कितनी खुशी होगी। टू प्रोटेक्ट द प्लांट, एनिमल्स एंड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स फ्रॉम डैमेजिंग, इन सब चीजों को बोलते हैं कंजर्वेशन। अगर आप किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करते हो, कंजर्व करते हो, तो उससे बोला है कंजर्वेशन। एज सच हम अभी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो हम रिसोर्सेज में प्लांट्स को, एनिमल्स को, बिल्डिंग्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, इन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे। अब हुआ क्या है, डिग्रेडेशन।
डिग्रेडेशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच द क्वालिटी इज डिक्रीज्ड। कोई भी चीज की क्वालिटी जब धीरे धीरे डिक्रीज होती है, ठीक है, कम होती है, उसे बोलते हैं डिग्रेडेशन। जैसे कि अभी आप देखिए हवा की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है, लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है, और प्लांट्स की तो हो ही रही है बिकॉज इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैल गया है, पानी में इतनी मिलावट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। अगर एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पाता तो इनडायरेक्टली हम वही केमिकल्स वाली चीज़ें खा लेते हैं, लैंड इतना खराब हो रहा है। तो डिग्रेडेशन का मतलब है किसी भी चीज़ की क्वालिटी कम होना, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। क्वांटिटी तो आपको बहुत मिल जाएगी केमिकल्स डाल डाल के, बट आपको ध्यान रखना है कि क्वालिटी किसी भी चीज़ की डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। द प्रोसेस बाय विच द क्वालिटी इज डिक्रीज्ड, किसी भी प्रोसेस में अगर किसी चीज की क्वालिटी डिक्रीज होती है उसे बोलते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेड, ए बी सी, डिग्रेड। डिग्रेड मतलब एकदम लेवल, एकदम धीरे धीरे क्या हो रहा है, लो हो रहा है। ए मतलब बेस्ट, गुड, ओके, बैड। तो आपको इसी से ध्यान रखना, डिग्रेड मतलब किसी भी चीज की क्वालिटी डिक्रीज होना। अब सॉरी ये स्पेलिंग गलत लिख दिया है, यहाँ एलुविलियम आएगा, यहाँ पे मैंने कैसे मिस्टेक, एक सेकेंड। एलुवियल सॉइल, यहाँ पे मैं एल डालना भूल गई, सो सॉरी। ठीक है ना, मैडम से भी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, सॉरी। ओके, एलुवियल सॉइल। अब ये सॉइल कैसी होती है, द सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस सैंड, सिल्ट। अब सिल्ट क्या होता है, सिल्ट अगर आप देखोगे तो अगर कहीं पे अगर कंटिन्यूस पानी बह रहा है तो वो जो ज़मीन है वो कैसी हो जाती है, चिकनी हो जाती है, एकदम कीचड़ भी हो जाता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे और एकदम क्या स्मूदी स्मूदी हो जाएगी, दैट इज नोन एज सिल्ट। ओके, तो एल्यूविलियम सॉइल में क्या क्या मिलता है आपको, सैंड मिलती है, रेती मिलती है, सिल्ट मतलब ये जो कीचड़, और क्ले तो आपको पता है एकदम चिकना होता है तो आपको क्ले मिलता है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, दिस सॉइल, एल्यूविलियम सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है, एल्यूविलियम सॉइल इज फाउंड एट राजस्थान एंड गुजरात। कहाँ कहाँ मिलती है, आरजे, आरजे, ओके, या जीआर, जो भी आपको याद रखना हो। चलो जीआर याद रखते हैं, जीआर नंबर होता है तो हमें पता है, जी आर, गुजरात एंड राजस्थान, तो एजीआर। एल्यूविलियम सॉइल मिलती है आपके जीआर में, मतलब गुजरात एंड राजस्थान। और ये किस किस से बनती है, ये भी अगर आपको क्वेश्चन में पूछे, एल्यूविलियम सॉइल इज मिक्सचर ऑफ विच विथ सॉइल, या कुछ भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी और सॉइल उसके अंदर होती है, तो आपको पता होना चाहिए सैंड, सिल्ट एंड क्ले। और ये सॉइल्स आपको मिलती है राजस्थान एंड गुजरात में। अब बेटा आपको क्या करना है, अभी रोज का आप है ना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, जैसे जैसे जो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसे वीडियोस को तो आपको देखना ही है, और जो क्वेश्चन आंसर्स जो हम साथ साथ में कर रहे हैं उन्हें आप याद करने की कोशिश करिए। आप रिपीटेडली भी अगर आप देखोगे ना तो आपको ईजिली सब कुछ याद हो जाएगा, कोई चीज़ का बर्डन आपके ऊपर रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल अपने आप में बता देती है कि वो कैसी है, ब्लैक है। और ब्लैक सॉइल किसके लिए बहुत अच्छी है, ग्रोइंग कॉटन। कॉटन तो वाइट होता है पर कौन से सैंड में उगता है, ब्लैक सॉइल। आप ऐसे ही याद रख लेना, बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा। कॉटन इज वाइट एंड सॉइल इज ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट, तो हुआ आपका कॉटन। दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रीगर सॉइल। अगर पूछा ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको ध्यान होना चाहिए वो उसे क्या बोला जाता है, रीगर
सॉइल या रिगर सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल, कैसे भी आपको ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, दिस सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। इस सॉइल में सबसे ज्यादा अच्छा क्या उगता है, कॉटन उगता है ब्लैक सॉइल में, इसीलिए उसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र में मिलेगी आपको, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अब हम इसे कैसे याद रखें, एम क्यूब एस सी। महाराष्ट्र देखो, अब अगर आप ध्यान देखोगे चीज, महाराष्ट्र एमपी तो है ही है। अब ये आपको सिर्फ नया यहाँ याद रखना है, मलवा। ओके, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये आपको यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलती है। ओके, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि अगर सॉइल एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर होती रहती है, शिफ्ट होती रहती है, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। इन लेमन लैंग्वेज अगर सॉइल यहाँ से वहां जाती है तो उसे सॉइल इरोजन बोलते हैं। द denudation of soil cover and subsequent washing down is described as सॉइल इरोशन। डेन्यूडेशन हमने देखा था कि ये जो अर्थ का ऊपर का जो पार्ट है सरफेस का, मतलब ऑब्वियसली उसमें क्या होती है, सॉइल होती है, तो जब वो वहां से वॉशिंग डाउन मतलब वो वहां से चली जाती है, उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन बहुत चीज़ों की वजह से होती है, विंड होता है, पानी का फ्लो भी अगर ज़्यादा हो तो भी सॉइल इरोजन होती है, क्योंकि सबसे पहले तो लैंड पे क्या है, सॉइल है, उसके बाद फिर आप पानी देखोगे। ओके, The denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. अब gullies क्या होती है? The running water cut through a clay soil and makes deep channel as gullies. ओके तो अगर ये आपका एक लैंड है, यहाँ पे कंटिन्यूसली पानी फ्लो हो रहा है, तो ये रनिंग वाटर से क्या होता है, जो पानी होता है, जो लैंड होता है उसके अंदर क्या होता है, ऐसा गड्ढा हो जाता है पूरा, क्योंकि ये जो सॉइल है ये बहुत क्लेई सॉइल है। ओके, एंड मेक डीप चैनल्स, तो इन जो डीप चैनल्स होते हैं वो सारे उन्हें आप बोल सकते हो, तो ऐसी जो लैंड होती है उसे बोलते हो गुलीज। ओके, रनिंग वाटर आए तो ये लैंड को क्या कर देती, कट कर देती थ्रू अ क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल, उसके अंदर ऐसे डीप डीप धीरे धीरे क्या होता है वो और गड्ढा अंदर बहता ही रहता है, तो उससे बोलते हैं आपकी गुलीज। इसमें हमने देखा ब्लैक सॉइल देख ली, इरोजन देख लिया, एल्यूविलियम सॉइल देखा, बस आप इतना ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्लैक एल्यूविलियम में सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये तीन मेन है। अब ब्लैक सॉइल में कलर ब्लैक होता है इसलिए उसे ब्लैक बोला जाता है, रिगर सॉइल भी उसे बोला जाता है, वो बेस्ट फॉर कॉटन होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी उसे बोला जाता है। अब बैड लैंड, बैड मतलब खराब, लैंड मतलब जमीन, तो बैड लैंड का ही मतलब आपको अपने आप ही पता चल गया, बैड लैंड खराब जमीन, द लैंड विच इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन, मतलब अगर आपको एग्रीकल्चर करना है और वो लैंड उसके लिए अच्छा नहीं है, दैट इज नोन एज बैड लैंड, वो लैंड पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इसीलिए पता है आपको क्या करना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए। जैसे कि हमने एक पहले भी एग्जांपल देखा था, ये पीस ऑफ लैंड है, यहाँ का जो लैंड है वो बैरन है और यहाँ का लैंड थोड़ा अच्छा है, फर्टाइल सॉइल है, तो क्या करना चाहिए, अगर आपको कोई इंडस्ट्रीज बनानी है तो आपको ऐसा लैंड सिलेक्ट करना चाहिए, एटलीस्ट बाकी के लैंड पे अगर यहाँ पे वो इंडस्ट्री खड़ी करता तो ये लैंड तो कुछ काम का था ही नहीं, और इसके साथ साथ ये लैंड है ये भी वेस्ट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ अभी इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही है तो यहाँ एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, और क्या होगा, इससे प्रोडक्शन अपने आप ही कम हो जाएगा। तो लैंड का प्रॉपर यूज भी आपको, मैनेजमेंट भी प्रॉपर आना चाहिए कि हाँ भाई अगर ये लैंड है
तो ये लैंड को हम कौन से लैंड को किस तरीके से यूज करें, अगर आपको अगर पूछ लिया व्हाट इज बैड लैंड, द लैंड विच इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन, तो उसे बोलते हैं हम बैड लैंड। अब आएगा शीट इरोजन। वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर द लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप आएगा। इन सच केसेस द top soil इज वॉश्ड अवे इज कॉल्ड शीट इरोजन। अब इसमें क्या होता है, जो स्लोपी एरियाज होते हैं वहां पे क्या होता है, वाटर फ्लो होता है, मतलब बहुत तेज क्या जाता है, पानी जाता है, तो यहां से जो सैंड होती है वो क्या, देखिए इसमें आपके लिखा है, मैं और अच्छे से आपको बताती हूँ, शीट इरोजन सेम ही लिखा है, वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर एरियाज ड्रॉन एट द स्लोप। ठीक है, स्लोप पे आपको क्या मिलेगा, ये ऐसे टाइप की इरोजन आपको मिलेगी। इन सच केसेस द टॉप सॉइल, जो टॉप सॉइल होता है वो वॉश अवे, मतलब वो वहां से चला जाता है। अगर यहाँ पे कुछ सैंड है और बहुत तेज पानी आया तो ऑब्वियसली स्लोप तो है ही, तो जैसे कि अगर आपने देखा है तो स्लोप से तो चीजें बहुत इजीली क्या हो जाती है, पास अवे हो ही जाती है। तो इसीलिए ऐसे टाइप के इरोजन को बोलते हैं शीट इरोजन। मतलब पूरा ये जो शीट है, जो लैंड का जो पूरा स्लोपी शीट था, वो ही वहां से उसके ही थ्रू क्या हो गई, पूरी चीजें निकल गई। ओके, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया लिखने में। तो अगर आपको पूछ जाए शीट इरोजन, तो आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, स्लोप ध्यान रखना है, टॉप सॉइल वॉश्ड अवे, बस, और सब आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा कि, और ऑब्वियसली किससे होगा, वो वाटरफॉल से। वाटर फ्लोज जो होता है, कई बार बहुत तेज बारिश आती है तो जो पानी क्या होता है पूरा ऐसे जाता है, तो यहाँ की जो लैंड है ये पानी अपने साथ साथ जो पार्टिकल्स है लैंड के वो भी लेके ही नीचे आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं अच्छे से कर देती हूँ। सॉइल वॉश्ड अवे इज कॉल्ड शीट इरोजन। अब आया कॉन्टर प्लोइंग। इसका मतलब होता है, देखो, प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइन्स कैन डेसिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। यहाँ पे भी है ना, सॉरी आज थोड़ी मिस्टेक हो गई। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये एक पीस ऑफ लैंड है, तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ना वो गड्ढे बना देते हैं। इसमें क्या होता है, फिर वो प्लांट्स कहाँ उगाएंगे, वो प्लांट्स उगाएंगे यहाँ। एक सेकंड में इसको और अच्छे से सीधा कर देती हूँ। ओके, तो ये आपके हैं प्लांट्स। तो जो प्लांट है या जो भी ट्री है या जो भी कल्टीवेशन करना है, तो वो ऐसी स्ट्रेट लैंड पे करेंगे। क्यों, ताकि अगर पानी आए या कुछ भी आए तो धीरे धीरे यहाँ से वो यहाँ नीचे जमा हो जाए। अब नीचे जमा होगा तो क्या होगा, हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और जब भी पानी की जरूरत होगी तो यहाँ से इजीली जो रूट्स है उन्हें इजीली क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। इससे क्या होता है, सोइल इरोजन कम होता है। ओके, काउंटर प्लॉइंग along the counter lines can decelerate the flow of water। इससे क्या होगा, जो पानी का बह होता है, जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। ये देखिए आप ऐसे ऐसे, और ये स्लोप्स में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये जो पूरी जगह है इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा, एक सेकेंड, ये पूरा क्या हो जाएगा ऐसे अच्छे से। एंड मैं वापस आपको बना देती हूँ। ओके, तो ये हुआ आपका लैंड। तो जो भी पानी होगा वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, वो हो जाएगा इस जगह में इकट्ठा। ओके, तो इससे क्या होगा कि इरोजन आपका बहुत
कम हो जाएगा और आपके जो कल्टीवेशन है या जो भी चीजें आपने उगाई है वो कम हो जाएगी, मतलब वो कम उसको डैमेज होगा, इतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा। आई होप आपको पता चल गया हो काउंटर प्ले क्या है, काउंटर प्लोइंग, सॉरी काउंटर प्ले बोला। ओके अब आपको एक छोटा सा ऐसा डिफरेंस याद रखना है काउंटर प्लोइंग में, और आया आपका नेक्स्ट स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है, जो लैंड होता है आपका उसके अंदर ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना दी जाती है। जो स्ट्रिप है ऐसे ये स्ट्रिप बना दी जाती है। ओके और यहाँ पे जो कल्टीवेशन है वो किया जाता है बिटवीन। इससे क्या होता है कि अगर विंड आएगी तो वो आपके जो क्रॉप्स है उसे इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ओके अब हम देखते हैं इसका मीनिंग। लार्ज फील्ड डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप, जो लार्ज फील्ड होता है उसे वो लोग स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रोन, मतलब जो स्ट्रिप है ग्रास के उन्हें उगने के लिए छोड़ देते हैं बिटवीन द क्रॉप्स। इससे क्या होगा, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड। इससे क्या होता है कि जो विंड का फोर्स है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो डायरेक्टली विंड इतनी तेज आएगी कि आपका जो भी कल्टीवेशन आपने किया है वो सब वो मतलब खत्म खत्म नहीं बोल सकते पर बहुत हद तक डैमेज कर सकते हैं। जैसे कि कल हमने वो शेल्टर, ये देखिए नीचे में आया शेल्टर प्लानिंग, शेल्टर बेल्ट्स, तो ऐसा ही पार्ट ऐसे इसी तरीके का है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो क्रॉपिंग होती है वो ऐसे स्ट्रिप्स में होती है। ओके नेक्स्ट है आपका शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स में क्या है, प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्री टू क्रिएट अ शेल्टर। ये तो हमने कल भी देखा था, अगर ये आपका पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे आपने किया है अपने क्रॉप्स को उगाया है। बस आपको इतना ध्यान देना है स्ट्रिप में और काउंटर में। काउंटर में आपको ऐसे गड्ढे याद रखने हैं, ये उल्टा सी आप याद रख देना, काउंटर सी उल्टा सी या सोया हुआ सी, तो आपका काउंटर याद रहेगा। और स्ट्रिप में, स्ट्रिप कैसी होती है, रिबन्स की स्ट्रिप होती है ना ऐसी, तो आप स्ट्रिप में याद रखिएगा, नहीं तो कई बार क्या हो जाएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर काउंटर से सी और स्ट्रिप से ऐसी जो लाइंस होती है ये। अब आता है शेल्टर बेल्ट्स। इसमें क्या हुआ, ये आपका जो लैंड है यहाँ पे आपने क्रॉप्स को उगाया, क्रॉप्स को उगाया तो इससे क्या हुआ, आपने यहाँ पे ऐसे बड़ी बड़ी ट्रीज उगा दी। इससे क्या होगा कि आपका जो हवा आएगी, पहले तो उसका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। क्यों, अगर ये नहीं होते तो डायरेक्टली हवा ऐसे आ सकती थी, बट अब एक हद तक वो इतनी डैमेज नहीं करेगी और फर्क पड़ के ऐसे मतलब इस तरीके से आ सकती है। ओके डायरेक्टली अभी वो हार्म नहीं करेगी। अगर लैंड बैरन है, बैरन मतलब अगर डायरेक्टली सिर्फ क्रॉप्स है तो जो भी हवा आएगी वो ऐसे डायरेक्ट आएगी, तो डायरेक्टली आपके किसको, जो क्रॉप्स को आपने उगाया है या जो भी एग्रीकल्चर किया उसे डायरेक्टली हार्म करेगी। पर बाहर अगर फेंसिंग पे, अगर बाउंड्रीज पे आप ऐसे बड़ी बड़ी ट्रीज, तो उसका फ्लो आप देखिएगा, उसका फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है उसका फ्लो, तो वो इतना ज्यादा आपके जो ट्री कल्टीवेशन जो आपने किया है उसको डैमेज नहीं कर पाएगी। इसीलिए ये सारी मॉडर्न मेथड्स है या ये जो छोटी छोटी टेक्निक्स है ये आजकल फार्मर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर आप इंडिया में देखोगे बहुत सारी फसलें जो होती है ख़राब हो जाती है, पर धीरे धीरे क्या हो रही है, चीज़ों की प्लानिंग हो रही है, ऐसे नए नए मेथड्स लेके आ रहे हैं वो लोग, ताकि जो एक मतलब इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा है क्रॉप्स को वो ना हो। आई होप चिल्ड्रन आपको बच्चा आज का सब लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ये टर्म्स भले ही छोटे हैं बट बहुत माइन्यूट माइन्यूट सब में
बहुत माइन्यूट माइन्यूट क्या है, सब में डिफरेंस है। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको सारी चीज़ें इक्वली आपको पता चल जाएगी। हाँ भी इसमें ये चीज़ थी, छोटी सी इसमें चीज़, हमें ये ध्यान में रखना है। तो ऐसे आपको पूरा वीडियो एंड स्टार्टिंग से एंड तक देखना, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। और ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। अब जब हम लाइव सेशन करेंगे तो मैं आपको इसके वन लाइनर्स पूछूंगी, डिस्कशन करूंगी, पूछूंगी, एमसीक्यूज पूछूंगी, क्विजेस रखूंगी। तो वहां पे इजीली आपको पता चल जाएगा कि मैं इस चैप्टर से कितना डन हूं, कितना हुआ है या कितना हुआ। अगर इसका वेटेज 10 भी होगा, चलो 10 भी नहीं, अगर 7 भी होगा, और अगर आपने सारे वीडियोस देखे ही हैं, सिर्फ अच्छे से देखे हैं और इन्हें फॉलो अप किया है, तो आपके 7 तो ठीक है आएंगे ही आएंगे। और अगर इतना वो भी 6 तो आपके डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मैं सब कुछ आपको कवर कर दूंगी, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर मुझे भी बहुत अच्छा लगा पढ़ाने में, बहुत सारे टर्म्स से बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता चली कि क्या माइन्यूट माइन्यूट सब में डिफरेंस है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप सब में थोड़ी जो चीज़ें हैं उसे अच्छे से समझ पाओ। प्लीज़ अगर बेनिफिशियल हुआ तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। यस, मेरे बच्चे पसंद करें तो मैं और अच्छा कंटेंट लाऊं और अच्छे तरीके से उन तक डिलीवर करूं। सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा कोड है KAVITA कविता। आप अगर यूज़ करोगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड प्लीज़ 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 जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, हमें बहुत मज़ा आएगा जब हम साथ में पढ़ेंगे। प्लीज़ कमेंट करिएगा जो भी डाउट्स है, कोई भी चीज़ें अगर आप चाहते हो कि इंक्लूड की जाए, या कुछ भी चीज़ें ऐसी है जो आप अपने तरफ से चाहते हो कि मैडम मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ भी आप इस चैप्टर की करो, डेफिनेटली वो चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगी। बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि जो भी वीडियोस अपडेट हो, जो भी वीडियोस अपलोड हो, आप इजीली उसे देख सको और तुरंत वो चीज़ देखो। और आप देखना जैसे ही आप स्टडीज़ चालू करोगे ना बोर्ड्स की, आपके अंदर अपने आप आपके अंदर है ना एक पढ़ने का मजा आएगा। धीरे धीरे है ना आपकी सारी स्टडीज ऐसे ही मस्ती में हो जाएगी और आपके एकदम बढ़िया फ्लाइंग कलर्स वाले आपके मार्क्स आएंगे। आई एम श्योर फॉर इट। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को भी प्लीज़ ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स दी जाती है। अपकमिंग जो भी वीडियोस होंगे आपको इजीली वहाँ से पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।